हेलो साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथ आज हम उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा देखिए, हमने जो 14-15 टॉपिक डिस्कस किए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। साथियों, जितने भी पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करिएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखा जा रहा है ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथियों राज्यसभा पढ़ने से पहले हम देखते हैं राज्यसभा किसका अंग होता है। जब भी हम संविधान पढ़ते हैं, संविधान में कई बार जिक्र आता है संसद का। आइए हम देखते हैं संसद क्या होता है, सरसरी निगाहों में देखते हैं इसको। तो संसद हमारा 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, जिसका पहला भाग होता है राष्ट्रपति। दूसरा भाग होता है राज्यसभा, और इसका तीसरा प्रमुख भाग होता है लोकसभा। देखिए, पहले राज्यसभा के उपनाम जानते हैं हम। राज्यसभा को और किस नामों से जानते हैं? इसको उच्च सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन। दूसरा विशेषज्ञों का सदन, विशेषज्ञों का सदन। और तीसरा होता है ये अस्थाई सदन। देखिए, विशेषज्ञों का सदन क्यों बोलते हैं इसको? हमारे राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इनका चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति डायरेक्ट उनको मनोनीत कर देता है। ठीक है, तो विशेषज्ञ होते हैं, कोई खेल में विशेषज्ञ हैं, कोई साहित्य में, कोई विज्ञान में, कोई कला में। तो उन लोग जो विशेषज्ञ होते हैं उनका मनोनीत जो है राष्ट्रपति अपने माध्यम से कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसे विशेषज्ञों का सदन बोलते हैं। अब बात आई अस्थाई सदन की। तो अस्थाई सदन हम राज्यसभा को इसलिए बोलते हैं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसको हम विस्तार से समझेंगे आगे चल के। ठीक है, आइए पहले संसद को जानते हैं। संसद क्या है? देखिए, संसद जो है हमारे संविधान में, इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है। ठीक है, संसद। और राज्यसभा जो है इसका जिक्र अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में किया गया है। हम लोग कई बार याद करते हैं संसद, राज्यसभा और लोकसभा किस अनुच्छेद में है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारे संविधान का जिक्र अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो 79 में है। राज्यसभा 80 में है, 81 में जो है लोकसभा है। तो इस चीज़ों को लेके हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि राज्यसभा 80 में है कि 81 में है, लोकसभा 81 में है कि 80 में। तो इसलिए हमने एक छोटी सी ट्रिक रखी है आपके लिए, ला। इसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। देखिए, सा से हो गया संसद 79 में, रा से हो गया राज्यसभा 80 में, अभी हमने बताया। ला से हो गया लोकसभा 81 में। इसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं सरला 79, 80, 81। ठीक है, अब देखते हैं हम संसद के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे संसद जो बना हुआ है, हमारा संसद भवन जो दिल्ली में स्थित है, इसको डिजाइन किसने किया था? कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें 2 लोग प्रमुख रूप से थे। पहला सर एडविन लुटियंस, सर एडविन लुटियंस, और दूसरा थे सर हेबर ब्रेकट। ठीक है, सर एडविन लुटियर और सर हेबर ब्रेकट, इन दोनों ने मिलकर हमारे संसद का डिजाइन 1912-13 में किया था। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो संसद का डिजाइन 1912-13 में किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे संसद का जो आकार है ये कुछ राउंड फिगर में है, इस तरह से। तो जो बाहरी संरचना हमारे संसद का है ये लगभग 144
पिलर्स जो स्तंभ होते हैं उससे मिलकर बना हुआ है 144 पिलर से। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम लोग इसको अपनी जानकारी के लिए याद रखते हैं ये चीज़। आइए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। संसद जो है 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। संसद को डिजाइन किसने किया था? सर एडविन लुटियंस और सर हेवर्ड ब्रेकर ने। संसद का डिजाइन 1912 और 13 में किया गया था। ठीक है। राज्यसभा को हम किस नाम से जानते हैं? उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन और अस्थाई सदन। हाँ देखिए, यहाँ राष्ट्रपति का जिक्र है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में हम लोग पढ़ते हैं, हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का जिक्र है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देखा। अब हम देखते हैं राज्यसभा। आज का हमारा जो टॉपिक है राज्यसभा, इसको हम विस्तार से देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा राज्यसभा में। हम पहले डालते हैं राज्यसभा की संरचना, देखते हैं संरचना। हमारी राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या, जो अधिकतम सीट है वो 250 निर्धारित की गई है। 250 अधिकतम है ये। देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, 250 अधिकतम सीटों की संख्या है हमारे राज्यसभा में। इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्य से, जो राज्य की विधानसभा होते हैं उनसे चुन कर आते हैं। 238 सदस्य, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, हमने अभी बताया था, जो विशेषज्ञ होते हैं। तो इसमें भी वर्तमान में हमारे राज्यसभा में सदस्य जो हैं वो 245 ही हैं। 245 सदस्य हैं। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है। टोटल सीटें 250 हैं, टोटल सीटों की संख्या 250 है। वर्तमान में जो हमारे सीट भरे गए हैं, जो सदस्य भरे गए हैं, उनकी संख्या 245 है। तो 245 में यहाँ हम देखते हैं कि 233 सदस्य चुनाव द्वारा आए हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति के मनोनयन द्वारा आए हैं। ठीक है, ये टोटल मिला के 245 सदस्य हो जाते हैं। अब बात आती है कि क्या जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें जो सदस्य 233 सदस्य चुन कर आ रहे हैं, क्या इसमें राज्य की विधानसभा ही भाग लेते हैं कि केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं हमारे, वो भी इसमें भाग लेते हैं? तो सारे केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे दो ऐसे प्रदेश हैं जो इसमें भाग लेते हैं। दो ऐसे संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या में भाग लेते हैं। तो उसमें प्रमुखता से हो गया 3 सदस्य दिल्ली से, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया जहां से एक सीटें हैं, वो हो गया पुडुचेरी से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे राज्यसभा में जो सीटें हैं 233 सीटें, जो 233 सदस्य चुनकर आए हुए हैं, इसमें राज्य की विधानसभा से भी आए हैं और केंद्र शासित जो राज्य हैं उसके भी विधानसभाओं से, 2 विधानसभाओं से सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं संरचना। हम लोगों ने देख लिया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। संरचना के बाद हम देखते हैं योग्यता। योग्यता क्या होती है? राज्यसभा का सदस्य बन कौन सकता है? क्या एक आम आदमी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। योग्यता हम देखते हैं, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राज्यसभा बनने, सदस्य बनने के लिए। तो ये कॉमन सी चीजें हुए हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, कोई भी चुनाव लड़ना है, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी है। दूसरा होता है 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 30 वर्ष में अगर आप एक भी दिन कम हैं तो आप राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए यहाँ उम्र को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है।
इसमें भी हम लोग देखते हैं फिर से, संसद था, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, और तीसरा है हमारा लोकसभा। अब इसमें देखिए उम्र क्या क्या होती है। राज्यसभा के लिए हम 30 देख रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं। ऐसे घटते क्रम में लिखिए आप इसको। 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 25 वर्ष राज्यसभा के लिए, 30 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, 35 वर्ष। सॉरी, बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम में आप लिखेंगे। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा में कौन होते हैं? हमारे सांसद होते हैं, सांसद जिसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी, सांसद जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, योग्यता में हमने देखा 2, और तीसरा पॉइंट होता है वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अर्थात समझ रहे हैं ना आप, पागल नहीं होना चाहिए। पागल बनकर क्या करेगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ ऐसे होते हैं। और वो लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद मतलब क्या होता है? जैसे विधायक हैं, मंत्री हैं और सांसद हैं, ये सब लाभ का पद नहीं माना जाता है। लाभ का पद केवल सरकारी नौकरी जो होती है वही माना जाता है। मतलब कि जिसको राज्यसभा या लोकसभा कोई भी चुनाव लड़ना है भारत में, तो वो सरकारी नौकरी ना करता रहो, मतलब किसी भी सरकारी पद पर ना हो, ठीक है। ये हमारी योग्यताएं हो गई। देखिए, राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है ये किस प्रदेश से कितनी ली गई है ये देखते हैं। पूरा प्रदेश नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ देखते हैं जो हम लोग समझ सकते हैं उसके बारे में। 1 मिनट। राज्यसभा में प्रदेश की सीटों का बंटवारा देखिए कैसे होता है। तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है कि किस राज्य से कितने सदस्य लिए जाएंगे। भाई जैसे यूपी है, बिहार है, मतलब कोई भी राज्य ले लीजिए, महाराष्ट्र है। जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा सभी सीटें हैं, सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की लगभग 31 सीट है, ठीक है, 31 सीट है। अब भाई बिहार वाले कह रहे हैं 31 सीट मुझे दे दो, महाराष्ट्र वाले कह रहे हैं 31 सीट मुझे दे दो, गोवा वाले कह रहे हैं मुझे दे दो, मतलब हर राज्य वाले कह रहे हैं भाई हमको भी ज़्यादा सीट चाहिए ना। तो सीटों का बंटवारा कैसे होता है? सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से होता है, किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, ना कि वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से होता है। तो जो पैमाना रखा गया है सीटों के बंटवारे के लिए, पैमाना जो है वो जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या जितनी भी अधिक होगी वहाँ सीटों की संख्या उतनी अधिक होगी। तो हम जानते हैं कि हमारे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो 31 सीट, सबसे ज़्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश जो है राज्यसभा में सीटों को सबसे ज़्यादा स्थान रखता है, ये 31 सीट। पैमाना इसका क्या होता है मैंने भी बताया, जनसंख्या के हिसाब से रखा जाता है, सीटों का आवंटन होता है। चलिए ही देखते हैं, हम यहाँ यूएस का देखते हैं। यूएस अमेरिका में कैसे होता है। हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। यूएस में अगर जितने भी राज्य हैं, मान लो 10 राज्य हैं, वहाँ पे 10 राज्य हैं और 20 सीटें अगर हैं, तो वहाँ पे 2-2 सीट सबको दिया जाएगा। अर्थात हमारा कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में जो है, अमेरिका में जो राज्यसभा की सीटें हैं
वो सबको बराबर दी गई हैं। अगर 15 स्टेट हैं, अगर 30 राज्यसभा की सीट है तो 2-2 सीटें सबको दी गई हैं वहाँ पे। और हमारे यहाँ जो बंटवारा हुआ है सीटों का, उसका पैमाना जनसंख्या के आधार पर हुआ है। कभी कभी हमको इसमें भी फर्क देखने को मिलता है। जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार को देख लेते हैं। बिहार की जनसंख्या अधिक है, पश्चिम बंगाल की कम है, तो बिहार वाले बोल रहे हैं हमको ज़्यादा सीट दीजिए। जबकि हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी 16 सीट है राज्यसभा की और बिहार में भी 16 सीटें हैं राज्यसभा की। अब ये कैसे हो गया भाई, ये बराबर कैसे हो गए? जबकि यहाँ जो है पश्चिम बंगाल आबादी के मामले में बिहार से कम है। तो बराबर इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो पैमाना जब शुरू हुआ था, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा जब हुआ था, तो ये जनगणना जब हुई थी, जनगणना 1971 में, उसके हिसाब से जो है ये बंटवारा हुआ था। अगर अभी हम देखें 2011 की जनगणना के हिसाब से सीटों को बंटवारा करें तो नज़ारे कुछ और होंगे, क्योंकि तब से कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जो जनसंख्या वृद्धि करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाए होंगे, कुछ राज्यों की जनसंख्या बढ़ गई होगी ना। तो ये पैमाना जो रखा गया जनसंख्या के आधार पर सीटों का जो बंटवारा हुआ था, ये 1971 की जनगणना में हुआ था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, इसको नोट भी कर रहे होंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति देखते हैं हम। तो सभापति जो होता है, सभापति का काम क्या होता है? जैसे कि भी जब राज्यसभा की बैठक आहूति होती है, जैसे मान लो बैठक हुई, हम लोग मीटिंग में जाते हैं, तो मीटिंग में अध्यक्षता करने के लिए एक सदस्य होता है जो कि मंच पर बैठ के हम लोगों को गाइड करता है ना। तो राज्यसभा में भी जैसे जब बैठक होती है तो यहाँ भी एक सभापति होता है। राज्यसभा का पति जो है, सभापति जो है, हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और राज्यसभा में सभापति होते ही हैं, एक होते हैं उपसभापति। अब बताइए, सभापति तो मान लो ठीक है चुन लिया गया, उपसभापति की जरूरत क्या होती है? जैसे मान लो राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, मान लो वो नहीं है, किसी छुट्टी पे हैं या बीमार हैं या कहीं गए हुए हैं, तो इनकी अनुपस्थिति में जो सभापति होते हैं, इनकी उपस्थिति में इनका सारा कार्यकाल उपसभापति देखते हैं। उपसभापति होता कौन है? तो हमारे जो 245 जो सदस्य हैं टोटल राज्यसभा में, यही लोग अपने में से ही मिलकर एक उपसभापति का चुनाव कर लेते हैं, जो कि सभापति की अनुपस्थिति में, अर्थात सभापति उपराष्ट्रपति होता है हमारे भारत का। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद का जो बैठक होता है, संसद में के जो राज्यसभा में जब बैठक होती है, तो उस बैठक की अध्यक्षता जो है उपसभापति के द्वारा की जाती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति का चुनाव इसी 245 में से ये लोग मिलकर कर लेते हैं। तो ये जो सभापति हैं, सभापति कौन होगा, इसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 89 में किया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सभापति का जिक्र अनुच्छेद 89 में किया गया है। और उपसभापति जो होते हैं, उपसभापति का त्याग पत्र या पद खाली करना है, जैसे इनको मतलब इनको हटना है, तो इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 90 में किया गया है, 90 में,
अनुच्छेद, ठीक है। सभापति का जिक्र अनुच्छेद 89 में, उपसभापति का त्याग पत्र या पद खाली करने का जिक्र अनुच्छेद 90 में किया गया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम और देखते हैं। जो हमारे राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य, तो कुछ राज्यसभा के हमारे सदस्य जो थे वो महान व्यक्तित्व थे कुछ, जैसे जो कि बाद में प्रधानमंत्री बन गए। मतलब थे राज्यसभा के सदस्य लेकिन बाद में वो प्रधानमंत्री चुन लिए गए। जिसमें पहले आती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये 1966 या 67 में प्रधानमंत्री चुनी गई थी। और दूसरे हैं एच.जी. देवगौड़ा। एच.जी. देवगौड़ा जो है ये 1996-97 में चुन लिए गए थे भारत के प्रधानमंत्री। और तीसरा जो है, तीसरा आई के गुजराल, ये 1997-98 में भारत के प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। और चौथा हमारा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारा 2004 में भारत के प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। तो ये लोग जो हैं राज्यसभा के सदस्य थे जो कि बाद में प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि 4 विकल्प दे देंगे, पूछेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य भी है और बाद में उसे प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। तो ये थे श्रीमती इंदिरा गांधी थी, एच.जी. देवगौड़ा थे, आई के गुजराल थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा का कार्यकाल ये 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष। राष्ट्रपति कितने दिन के होते हैं? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए होते हैं। इनको बीच में भी हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, कार्यकाल भी हम लोग देख लिए। तो आई होप आप लोगों को राज्यसभा समझ में आया होगा। राज्यसभा के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिस्कस किया, और आप लोग इसको देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।